अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर भाई। कुछ दिन आप और हम होंगे साथ। हम कुछ दिन की छुट्टी के गई हुई हैं, शी इज़ नॉट हेयर। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मौसम बदल रहा है और बहुत से इलाकों में मुल्क के मौसम बदल चुका है और यहाँ पर हमें रातें ज़रा ठंडी महसूस हो रही हैं, दिन में वही तेज़ धूप होती है, शदीद गर्मी होती है। लेकिन मौसम बदलने के चैलेंजेस जो है ना, वो मुल्क के तूलो अर्ज़ में महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहला जो मौसमी बीमारियां होती हैं, आप जिस बच्चे को देखें या तो वो रिकवर हुआ है अभी नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार से, या अभी इससे गुजर रहा है। और इतना गंदा वाला वायरस इस वक्त फैला हुआ है कि समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को एंटीबायोटिक दें ना दें। वैसे कोशिश तो ज़्यादातर वालिदैन की अब यही होती है कि बच्चे खुद ही अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिकवर करें, लेकिन बहरहाल मजबूरी में डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देनी पड़ रही है। दूसरा ये कि डेंगू बेपनाह फैल गया है। कराची, गिरदोनवा और पर्टिकुलरली हैदराबाद की हम बात करेंगे, जहाँ पे हमें अभी भी ट्रैवल करते हुए खाली प्लॉटों में खड़ा पानी नज़र आ रहा है। जो वो बारिश हुई थी 1.5 महीने पहले, वो तब का पानी खड़ा है और वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन चुके हैं डेंगू मच्छर के। लेकिन आई वंडर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से अस्पतालों को आप दौरा करें, कितने ही मलेरिया और डेंगू के मरीज़ हैं जो इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चैलेंज जो इस मौसम के साथ आता है, या ये मौसम उसको लेके आता है, वो है स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी का चैलेंज, जो किसी तौर ऐसा लग रहा है कम नहीं हो रही है। लाहौर और कराची आलूदगी में दुनिया के टॉप शहरों में शुमार हो रहे हैं। एक मरतबा फिर कल भी लाहौर और कराची फ़ज़ाई मयार के लिहाज से दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में शामिल रहे हैं। लाहौर में हालिया स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह भारत में आपको पता है एक फेस्टिवल था, दिवाली पर आतिशबाजी होती है, फिर वहाँ फसलों की बाक़ियात भी जलाना इसे करार दिया जाता है। ज़्यादातर आलूदगी के शिकार लाहौर और गिरदोनवा के जो इलाके हैं, वहाँ पर स्मॉग गन्स भी काम कर रही हैं। बहुत से इक़दामात इस सिलसिले में उठाए गए हैं इस पूरे अरसे के दौरान, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। जैसे कि अब जो ईंटों के भट्टे हैं वो काला धुआं नहीं छोड़ते, अब उनकी बाकायदा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाती है, उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी कम होती है। फिर स्मॉग गन का इस्तेमाल तो है ही, जिस पे मुख्तलिफ आरा लोगों की सामने आ रही है कि कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मखसूस इलाकों में ये काम करती है और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है। पर्टिकुलरली चाइना, जिसने बड़ा अच्छा मैनेज किया है स्मॉग को अपने बड़े शहरों से, बीजिंग एंड अदरवाइज़, वहाँ पर ये काम कर रही हैं। सिंध में हमें लगता है कि अभी इस पर कोई तवज्जो नहीं है, फोकस नहीं है, और हमारा सारा इन्हिसार समुंदर की हवाओं पे ही है। यहाँ पे आपको जगह जगह कचरा जलता हुआ, मतलब मेन सुपर हाईवे पे आप देख लें कि कितनी जगह पे काले बादल आपको धुएं के उठते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपको लगेगा कहीं आग लग गई है, लेकिन करीब जाएंगे तो पता लगेगा कचरा जल रहा है। और इसके अलावा भी हर जगह बहुत से इलाके हैं जहाँ पे आपको कचरा जलता हुआ नज़र आने लगेगा। सो हमें ये डर है कि वहाँ तो चलें, हमें इक़दामात नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्या कोई इक़दामात हो रहे हैं? वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो। अगर हो रहे हैं तो हम उसकी भी बात करेंगे कि कराची में फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए क्या किया गया है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है, यहाँ कारखाने हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है। या हमारा सारा दारोमदार समुंदर की हवाओं पर ही है कि वो आएँ और हमारा काम आसान करें। सो इस वक्त क्या सूरत हाल है? लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, और कराची किस नंबर पे? कराची 7वें नंबर पर है। सो इसका मतलब है कराची में कुछ समंदर की हवाएं जो हैं वो काम कर गई हैं। पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली है, और हम मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल मालूम कर लेते हैं, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी बात करेंगे। उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर, और उनीबा ज़मीर शाह इज़ विद अस फ्रॉम कराची। उम्मे फरवा, हमने पिछले साल भी देखा था जब अक्रॉस द बॉर्डर दिवाली होती है, फेस्टिविटी होती है, तो वहाँ पे आतिशबाजी है। हालांकि वहाँ पे भी कैंपेन्स हमने देखी हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि ना आतिशबाजी करें, ज़रा माहौल का ख्याल रखें, लेकिन बेइंतहा आतिशबाजी होती है और उसका असर हमारे शहरों पर भी पड़ता है। अभी AQI किस लेवल पर है लाहौर में, और कल से अब तक आपको अपनी आँखों से क्या नज़र आ रहा है? मतलब वही सूरत हाल जब आपका सांस लेना भी दुश्वार हो, जब आपको धुंध नज़र आए हर तरफ, और ज़ाहिर है आपको मालूम हो कि ये धुंध नहीं है, ये धुआं मिक्स हुई भी है धुंध में। जी अब्दुल्ला, देखने में तो ये आ रहा है कि अभी सूरत हाल इस तरह से है कि लाहौर का कल AQI लेवल 300 से ऊपर गया हुआ था।
लेकिन आज अगर देखा जाए इस टाइम पर तो 244 है और लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। ये तो आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक है कि लाहौर के अंदर ये सूरत हाल है। अगर हम देखें आंखों देखा हाल तो सुबह के टाइम पे और शाम के औकात में जब सबसे ज़्यादा आमतोरफ़ का सिलसिला होता है, लोग बाहर होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर ज़्यादा आलूदगी जो है वो देखने में आ रही है। और इस टाइम पे चूँकि 244 है, जब 200 क्रॉस कर जाती है AQI लेवल तो वो शहरियों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत वो जगह होती है। महकमा माहौलियात की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये जो माहौलियात में आलूदगी है उसको कंट्रोल किया जाए इस हवाले से। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल वो देखने में आ रही है कि लाहौर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जैसे करोल घाटी है, रिंग रोड है, महमूद बूटी है, वहाँ पर अभी भी फैक्ट्रियों से काला धुआं निकल रहा है और ये इसकी अहम वजह बन रही है जिसकी वजह से लाहौर के अंदर आलूदगी ख़त्म नहीं हो रही। महकमा माहौलियात के मुताबिक भारत की जानिब से आलूदा हवाएं आती हैं जिसके बाद से लाहौर शहर आलूदा हो रहा है। लेकिन एक तरफ वो वजह ज़रूर है, लेकिन उसके साथ मुख्तलिफ वजूहात भी हैं जिसमें कारखानों के ऊपर प्रॉपर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से काला धुआं अभी भी आपको शहर के अंदर नज़र आएगा। दूसरा, बारिश नहीं हो रही। ये पूरा महीना अक्टूबर का हमने देखा कि बारिश नहीं हुई, गर्मी पड़ती रही, खुश्क मौसम रहा, जिसकी वजह से और भी फ़ज़ा के अंदर जो आलूदगी के ज़रात हैं वो मौजूद हैं जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, जो इक़दाम किए जा रहे हैं या जो कोई बारिश मतवक्को भी नहीं की जा रही है वगैरह हमें नज़र आती हैं, वो कॉन्सनट्रेटेड इलाकों में इस्तेमाल की जा रही हैं जहाँ मतलब आइडेंटिफाई करके कि यहाँ बहुत ज़्यादा AQI बढ़ चुका है, यहाँ पर अब इस गन की मदद से कुछ AQI बेहतर किया जा सकता है, उसके क्या असरात हैं, क्या नताइज हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। उम्मे फरवा, अभी हम चलेंगे उनीबा ज़मीर शाह की तरफ। उनीबा, आज तो लकीली वी आर ऑन द 7th इन कराची, बट अदरवाइज़ पिछले 2-3 रोज़ से हम भी दुनिया के 2-3 शहरों में आ रहे थे, आलूदा तरीन शहरों में, और कराची में आपको कोई सीरियसनेस या कोई इक़दाम ही नज़र आ रहा है? क्योंकि कराची में तो अभी सुबह ही मैं देख रहा था एक जगह कूड़ा जल रहा था, सो कूड़ा भी जल रहा है, फैक्ट्रियों पे भी शायद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सो हमारा सारा इन्हिसार समुद्री हवाओं पर ही है। अब्दुल्ला, बहुत अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया है। कूड़ा जलाना हमारे यहाँ पे कोई माहौलियाती कोताही नहीं समझी जाती और इक़दाम तो उस वक्त होंगे ना जब हमारा फ़र्ज़ ऐन समझा जाता है आपकी। एग्जैक्टली अब्दुल्ला, इक़दाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो इक़दाम तो उस वक्त होंगे जब हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक प्लीज़ ऊपर कर लीजिएगा। अब्दुल्ला, अब आप मुझे बेहतर सुन सकते हैं? जी, बेहतर सुन पा रहे हैं। जी अब्दुल्ला, इक़दाम की जब आप बात करते हैं तो इक़दाम तो उस वक्त लिए जाते हैं जब एयर क्वालिटी सरकारी सतह पर मॉनिटर की जाती हो। सीपा एक ज़िम्मेदार इदारा है जो एयर क्वालिटी मॉनिटर करने का भी ज़िम्मेदार है, लेकिन अभी तक हम जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं एयर क्वालिटी के हवाले से उन पर रिलाई करते हैं। सीपा की जानिब से सरकारी आदाद-ओ-शुमार हमें नहीं मिल पाते। जायका एक जापान की कंपनी है जिन्होंने 15 साल पहले यहाँ पर एक एयर क्वालिटी मॉनिटर बस वैन दी थी और 2 फिक्स एयर क्वालिटी मॉनिटर्स दिए थे जो अब तक ख़राब हैं, उन्हें फ़ाल नहीं किया जा सका है। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो हमें बताती हैं कि कराची जो है दुनिया के आलूदा तरीन जो इब्तदाई 10 शहर हैं, अक्टूबर की इब्तिदा से ही उसमें शामिल रहा है और अगर हम 7वें नंबर पर हैं तब भी हम लकी नहीं है क्योंकि 150 से एयर क्वालिटी मॉनिटर जब ऊपर चला जाता है तो ये आपके लिए मुज़र सेहत हवाएं बन जाती हैं। जैसे हमें पता होता है ना कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितनी गर्मी होगी, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है, किस तरह का लिबास पहनना है। इसी तरह से जो एयर क्वालिटी का नंबर है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है शहरियों के लिए कि एयर क्वालिटी जो आपका जो इंडेक्स है 150 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये फ़िज़ाएँ आपके लिए मुज़र सेहत हो जाएगी। मास्क का इस्तेमाल करें। सीपा की जानिब से कभी कभार हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि उस तरह गाड़ियों के लिए उन्होंने कुछ कार्रवाई की है जिससे जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। कभी कभार कुछ फैक्ट्रीज़ पर भी छापे मारे जाते हैं, लेकिन बहुत खातिर ख्वाह इक़दाम जैसे हम लाहौर में देखते हैं कि बहुत संजीदगी से लिए जा रहे होते हैं। कराची में इस तरह के इक़दाम ना होने के बराबर हैं। ये एक सनती शहर है, ये एक ऐसा शहर है जिसकी सड़कें टूटी फूटी हैं, ये समंदरी हवाओं पर डिपेंड करता है। आम दिनों में समुद्री हवाएं चलती हैं यानी समंदर से हमारी ज़मीन की जानिब चलती हैं तो हमारी फ़िज़ा में पहले से मौजूद जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं या फिर आलूदा ज़र्रात हैं और जो मुज़र सेहत गैसेज़ हैं वो मुंतशिर हो जाती हैं। लेकिन अक्टूबर क्योंकि मौसम ख़ज़ा है, हवाओं का रुख बदलता है तो ज़मीन से हवाएं समंदर की जानिब चलती हैं तो ये जो आलूदा ज़र्रात है ये मौलिक नहीं हो पाते। और आपने देखा होगा कि रात में भी अगर आप चाँद की जानिब देखेंगे तो आपको बहुत धुंधला चाँद नज़र आएगा। ये वो मुज़र सेहत फ़िज़ाएँ हैं जो आपको बहुत विजिबल नज़र आती हैं और एक तरह से सही भी है कि अभी फ़िज़ाएँ इतनी ज़्यादा मुज़र सेहत नहीं हुई हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में बहुत ज़्यादा
मुज़र सेहत हो सकती हैं। और कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इन दिनों में नवंबर और दिसंबर में 300 तक भी गया है। और आदाद शुमार हमें ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में हर साल इन आलूदा फ़िज़ाओं की वजह से 1,28,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं, मौत के मुँह में चले जाते हैं। और जो बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं उसमें बताया जाता है कि जो पाकिस्तानियों की जो एक औसत उम्र है उसमें 3 साल की कमी होती है इन फ़िज़ाओं की वजह से। तो इकदाम ना होने के बराबर है कराची में। और बिल्कुल, और जो लोग ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं, जिनको दमे का मरज़ लाहक है या जिनको और इश्यूज़ हैं, अंडरलाइन कंडीशंस हैं, उनके लिए तो ये मौसम बहुत ही चैलेंजिंग बन जाता है। और अभी तो नवंबर और दिसंबर आना है और कराची का पिछले सालों में AQI इन नवंबर एंड दिसंबर 300 तक भी गया है। और वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू नो कि क्या यहाँ पे हुकूमती सतह पे, शहरी सतह पे, इंतज़ामी सतह पे कोई इक़दामात किए जा रहे हैं टू कर्ब दिस एयर पोल्यूशन या फिर स्मॉग, या इसको अभी इशू भी समझा जा रहा है क्योंकि उनीबा हमें बता रही हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा लोकल या सूबाई सतह पे निज़ाम ही नहीं है जिससे हम चेक कर सकें कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। अच्छा उम्मे फरवा, स्मॉग गन्स जो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह इनकी तशहीर भी है, इनकी फुटेजेस भी वायरल हैं, हाउ इफेक्टिव आर दे? ये आपने कहीं शहर में काम करती हुई देखी और उसके बाद जो डेटा आप तक मौसूल हो रहा है, क्या कॉन्सनट्रेटेड इलाकों में इसके नतीजे में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ रही है? अब्दुल्ला, देखिए, एंटी स्मोक गन पहली दफ़ा यहाँ हम मुतारिफ़ करवाई गई, जो पाकिस्तान में ही चाइना की टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई है। महकमा माहौलियात यहाँ पर काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत। गन जो है हमें तकरीबन 2 हफ्ते से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हुई दिखाई भी दे रही है और सड़कों पे रवा दवा भी है। लेकिन उसको हम ये कहें कि उसकी वजह से लाहौर की आलूदगी ख़त्म हो गई है, वो इससे कहना ये गलत होगा, क्योंकि अभी भी आलूदगी बहुत है। अगर मैं सिर्फ आज के दिन की बात करूँ, लाहौर का जो इलाका है शादरा, जो कि लाहौर में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है, तो वहाँ पर इस वक्त 400 से ऊपर AQI लेवल हुआ है। और ये आलमी माहौलियाती वेबसाइट बता रही है कि ये लाहौर का इलाका है जहाँ पर 400 से ऊपर AQI क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि वहाँ पे मज़ीद कोई इक़दाम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैंने जैसे अब्दुल्ला आपको पहले भी बताया, जैसे अगर मैं माल रोड पर हूँ, इसी तरह से टाउन हॉल में हूँ या शादरा वाली जगह पे, वहाँ पे सरकारी दफातर भी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, चारों तरफ से सड़कें भी चलती हैं। जब इशारे बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका धुआं तो फ़ज़ा में ही जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाहौर के जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स हैं, झाड़ू कशी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो फ़ज़ा में जो आलूदगी है वो भी जाती है। हालांकि जब उन्हें झाड़ू लगाना चाहिए तो वो पानी का छिड़काव करें ताकि फ़ज़ा में आलूदगी ना जाए। तो इस हवाले से बहुत इक़दाम करने की ज़रूरत है। महकमा या माहौलियात काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, तो उसी सूरत में हम अपने लाहौर के अंदर जो आलूदगी है उसको ख़त्म कर सकेंगे। अच्छा, शहरी अपनी क्या जिम्मेदारी निभाते हुए नज़र आते हैं? मतलब बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो शहरियों ने ख़ुद भी लेने, हुकूमत ने सख्ती करनी है, जैसे कि जो ज़ेरे तामीर साइट्स हैं वहाँ पे क्या वाटर स्प्रिंकलर्स या पानी का छिड़काव आपको होता हुआ नज़र आ रहा है या उस पर कोई सख्ती है? और जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा था कि लाहौर में जो ट्रॉलियाँ चलेंगी, जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल लाया करेंगी, चाहे वो रेत ला रही हों, सीमेंट ला रही हों या फिर बजरी ला रही हों, उनको तरपाल से, कपड़े से ढका जाएगा, अदरवाइज़ उनकी शहर में एंट्री बैन होगी। तो क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रही है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन नज़र इसलिए नहीं आ रही है। आप देख लें कि LWMC की गाड़ियाँ कचरा लेके जाती हैं, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला होता, वो कचरा फ़ज़ा में इसी तरह आपको गिरता हुआ जगह जगह पे नज़र आएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी कहा, झाड़ू लगा रहे हैं तो पानी को नहीं फेंकेंगे, वो इसी तरह कचरा जो है हवा में, धुआं जो है, आलूदगी जो है वो जाती हुई नज़र आती है। इसी तरह से जो मट्टी या रेत या किसी किस्म की ट्रॉली आती है उसको कोई कवर नहीं किया जाता। कल से एक और नई इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जितना साफ़ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन हैं, ट्रैफिक वार्डन है, वो मास्क लगा के लाजमी ड्यूटी करेंगे, लेकिन आज हमें इस तरह से कोई भी शख्स नज़र नहीं आया।
महकमा माहौलियात या सीनियर वज़ीर जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, वो ऐलान भी कर रही हैं, नोटिफिकेशन भी जारी होते हैं, लेकिन जिस तरह से सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है वो उस तरह से नहीं नज़र आ रही। और दूसरी जानिब आम शहरियों की भी अगर हम बात करें तो उनका भी बहुत कसूर है। अगर 10 लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो एक गाड़ी में क्यों नहीं निकल सकते, वो लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से भी सोचने की ज़रूरत है। गाड़ी में जाना है ज़ाहिर है, और फिर एक ही मोहल्ले से एक ही स्कूल में 6 बच्चे जा रहे होंगे तो वो 6 गाड़ियाँ निकलेंगी। ये हमारी अपने लाइफस्टाइल के इशूज़ भी हैं। यू आर वेरी राइट। अब उम्मे फरबा उनीबा हमें बताइएगा, ज़रा दोबारा क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ इन डिसबिलीफ के यहाँ पे कराची में AQI जांचने या नापने का कोई निज़ाम मौजूद है? प्राइवेट तो है, निजी इदारे हैं कुछ, वो उन्होंने मॉनिटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, कुछ बाहर की एप्लीकेशन से जिसके थ्रू हम एयर क्वालिटी देख रहे होते हैं। लेकिन अगर सरकारी सतह पर बात की जाए तो सीपा के पास से कोई इस तरह के आदात शुमार हमें मौसूल नहीं होते, ना ही कुछ इस तरह के संजीदा इकदाम उठाते हुए हमें वो नज़र आते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी या तो मॉनिटर की जा रही हो या इसको कम करने के इकदाम किए जा रहे हों। और जहाँ तक बात है कि एयर क्वालिटी बेहतर कैसे होगी, तो एयर क्वालिटी जितने भी आप इकदाम उठा लें अब्दुल्ला, वो बेहतर नहीं होगी। हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अब हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ जाना होगा, हमें फितरत को इस्तेमाल करना होगा, हमें फॉसिल फ्यूल का खात्मा करना होगा। कराची की अगर बात करें तो कराची की जो फ़िज़ा में 60% से ज़्यादा ट्रैफिक का धुआं शामिल होता है, और आपको पता है कि यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, ट्रैफिक जैम होता है, तो उस वक्त एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं। फिर हमारे जो कराची की तरफ कहते हैं कि जो एनर्जी प्लांट्स वगैरह हैं वो भी फॉसिल फ्यूल्स पर चल रहे होते हैं, तो माहिरीन कहते हैं कि अब आप बिजली जो बनाएं वो सूरज की रोशनी से बनाएं, समंदर से बनाएं, आप बस बहुत तवील इशूज़ हैं ज़ाहिर है, लेकिन उस पर कोई काम भी हो, उसको कोई संजीदा भी ले, सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब चूँकि कराची भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में, जैसे कि अभी दौरान गुफ्तगू ही 7वें से 5वें नंबर पर आ गया है। सो फर्स्ट जो स्पॉट्स हैं वो इधर लाहौर के होते हैं या कराची के होते हैं या फैसलाबाद के होते हैं। सो जहाँ हम इनकरेज करते हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं, वहाँ जहाँ नहीं किए जा रहे हैं हम उनके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ज़रा करें, इसको भी संजीदा लें। और शहरियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी अर्ज करते हैं कि प्लीज़ आप अपने तहत जो कर सकें वो करें। मास्क पहने, गैर ज़रूरी तौर पर, मतलब अगर आप अपने ही घर के बाहर कूड़ा जला रहे हैं तो ये तो आपकी गलती भी है ना। सो आप ख़ुद भी थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का एहसास करें। अभी ज़रा आगे बढ़ेंगे, और भाई ट्रंप साहब ने मोदी साहब को दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया और उन्हें कह दिया कि नो मोर वॉर्स विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से दोबारा जंग मत करना। दिवाली पर अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को ये पैगाम भी दिया है, 2 टोक पैगाम ही हम कहेंगे, दे दिया है। वाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू में सेलिब्रेशन कर रहे थे बेसिकली वो दिवाली की तकरीबात और जो फेस्टिविटी रखी जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से तजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हो रही है, भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने अपनी तरफ से कैटेगोरिकली बता दिया दुनिया को। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा कि आप जंग करेंगे तो हम तजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों के बाद उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। उन्होंने दोबारा वो जो किस्सा हर दफ़ा वो सैकड़ों तो नहीं लेकिन दर्जनों मरतबा, किस्सा नहीं हकीकत है बेसिकली, ये जो पूरा नरेट करते हैं वो दर्जनों दफ़ा कर चुके हैं, और हर दफ़ा भारत को हजीमत उठानी पड़ती है जब ट्रंप ये हकीकत दुनिया के सामने बयान करते हैं। लेकिन भारत, आपको पता है ना, वो अब महसूस ना करे तो और बात है। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। Spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. ये आपने सुन लिया कि जी नो मोर वॉर्स विद पाकिस्तान, और तिजारत की उन्होंने बात की, दोबारा एक मरतबा कह दिया। एंड आई गेस जब ये कहते हैं तो पहले भी सुन लिया था मोदी साहब ने, अब भी सुन ही लिया होगा और समझ में आ गई होगी। और भारत एक मरतबा फिर से इन दिनों में ज़रा माहौल को जारहाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके यहाँ वो रियासती इंतखाबात हैं ना। सो जब भी वहाँ पे अपनी दाखिली सियासत की बात आती है तो बग़ैर किसी चीज़ की परवाह किए वो उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा एटमी दुनिया में जंग की गुंजाइश नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई शरारत की गई तो पहले से ज़्यादा बेहतर जवाब दिया जाएगा। जितना पहले बेफिटिंग रिप्लाई आया था ना,
अब उससे बेहतर ही होगा जब भी होगा, लेकिन हमारी अभी भी अमन ही तरजीह है, पाकिस्तान की अफवाज की भी और पाकिस्तान के अवाम की भी। सो अच्छा ही है कि दो हमसाए ज़रा पुरअमन तरीके से रहें, चाहे वो ये वाले हमसाए हों या दूसरे वाले हमसाए हों। अभी ज़रा हम आगे बढ़ते, ठीक है जी, और आपको बताते हैं कि कराची में और क्या हो रहा है। कराची वैसे बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन कराची एक चीज़ का हब ज़रूर बन चुका है, वो है अदबी सकाफ़ती सरगर्मियों का। और खेलों के मेले हों, एक कोई फेस्टिवल हो, कोई किताब की लॉन्चिंग हो, कोई म्यूज़िक की बात हो, ये सारी चीज़ें कराची में बहुत होना शुरू हो गई हैं और पीपल ऑल्सो इंडल्ज एंड पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट। सो शहरियों की इंक्लूजन, शहरियों की पार्टिसिपेशन भी इन चीज़ों को बड़ा अच्छा बनाती है। जो कल्चर हमने कराची में अपने सामने ही पनपता हुआ देखा, जिसमें बहुत से लोगों का किरदार है, जिसमें पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची का किरदार है, जिसमें हुकूमत सिंध का किरदार है जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है और फ़रोग देती है। कराची में इसी तरह ट्रांसजेंडर फेस्टिवल भी एक हो रहा है, जिसका 3रा एडिशन होगा और होगा ये 25 अक्टूबर हफ्ते की दोपहर बर्न्स गार्डन में। मुंतज़मीन के मुताबिक हर साल शुरका की तादाद बढ़ना बता रही है कि कम्यूनिटी में आगाही बढ़ रही है और ख़ुद की शनाख्त बनवाने की कोशिश भी जा रही है। और इस साल ख्वाजा सरा कम्यूनिटी ने इस फेस्टिवल का फोकस रखा है माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, और बड़ा अहम थीम है। और उन्होंने कहा है जी हम खड़े हैं अपनी शनाख्त, वक़ार, आज़ादी और अपनी ज़मीन के लिए। इस इवेंट की मुंतज़मीन में से एक कामी चौधरी हमारे साथ मौजूद है। कामी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा कब से ये अब तो 3रा एडिशन है, क्या आपका मकसद होता है यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के लोगों को जमा करना, मतलब लोगों को सेंसिटाइज करना, या आपके जो इश्यूज़ हैं वो हुक्काम बाला तक पहुँचाना? प्लीज़ ज़रा हमें बताइए। इस फेस्टिवल का मकसद सिर्फ अपनी शनाख्त को दुनिया के आगे रखना है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करते हैं और हमारी बात सुनी भी जाती है और कभी कभार हमारी बात को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। इस फेस्टिवल को करने का मकसद सिर्फ सेलिब्रेशन है कि हम गली मोहल्लों से और दूसरे शहरों से और पूरी दुनिया से ख्वाजा सरा बरादरी को बुलाएं और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। अच्छा ये बताइएगा, क्लाइमेट जस्टिस की थीम है, आपके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आपने इसका इंतखाब क्यों किया? इसका आपकी कम्युनिटी पर क्या असर पड़ रहा है? माहौल कितना बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज कितना है, कई सदियों से, कई दिहाइयों से लोग इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल का जो थीम है वो क्लाइमेट इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें ऐसा लगता है, और ऐसा है, लगता नहीं है सिर्फ, ऐसा है कि जब हमारी हुकूमतें और हमारे इदारे क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो उन मेज़ों से या उन चेयर से हमें भूल जाते हैं हमें बिठाना और हमारी राय लेना, या उनको लगता नहीं है कि शायद ख्वाजा सरा लोग भी मुतासिर हो सकते हैं या उनको भी फ़र्क पड़ सकता है कि जब मुल्क में कोई कुदरती आफात आती हैं या माहौल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस साल की जो फेस्टिवल की थीम है वो शनाख्त, अपने वक़ार, आज़ादी के साथ साथ माहौल भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिटी को भी इम्पैक्ट करती हैं और आपकी राय भी मैटर करती है, सर्कली करती है। अमी साहबा, हुकूमतों की सतह पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करने के दावे किए जाते हैं, क्या इन दावों में कोई हकीकत है? बताइएगा। जो इक़दाम हुकूमती सतह पर लिए गए हैं और कुछ लिए गए हैं, इससे आप लोगों की ज़िंदगियों पर कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दावे तो कुछ दावे ही हैं, और हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है तो वो कानून साजी को बेहतर करने की कोशिश करे। और जहाँ पर भी, अब चाहे वो इम्तियाज़ी सलूक की बात हो या किसी और कानून की बात हो, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो, तो वहाँ पर हुकूमतों को ख्वाजा सरा साथियों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी उतने ही पाकिस्तानी शहरी हैं जितना कोई और हैं, हम भी उतना टैक्स देते हैं जितना कोई और टैक्स देता है। तो मेरा मानना ये है कि हुकूमती इदारों को हमें साथ बिठाना बहुत ज़रूरी है और हमारी बात को इग्नोर मत करें, क्योंकि ख्वाजा सरा लोग जो हैं वो इस माशरे का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और आखिरी में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम खड़े हैं अपने शनाख्त, वक़ार और इस सरज़मीन के लिए जिसमें हम पैदा हुए हैं, और हम इस मुल्क के लिए बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं। शुक्रिया कामी साहिबा, और आप उसकी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि आप और पहले तो एक आधी कोई कहानी होती थी, अब तो कितने ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, जो कोई वकील है, कोई प्रोफेशनल है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और वो जो टैबूज़ होते थे उनको ब्रेक करके, स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली एक कारआमद शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। और सब में यही पोटेंशल है, हमें इनको सपोर्ट करना है, हुकूमत को इनको सपोर्ट करना है, सिविल सोसाइटी को इन्हें सपोर्ट करना है।
हम फेलो सिटीजन्स को, हम सबको मिलकर इनको सपोर्ट करना है, तभी फ़र्क पड़ेगा और एक्चुअल एक कम्युनिटी की सेंस डेवलप हो सकेगी जिस तरह होनी चाहिए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। भाई आप तो हमारा साथ दें ना, जियो पाकिस्तान टीवी हमारा एक्स हैंडल है, हमें लिखिए ज़रा। एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑन आवर इंस्टाग्राम रील्स। अच्छा, नए माली साल के पहले क्वार्टर में भी तनख्वाहदार ही सबसे ज़्यादा टैक्स देते पाए गए हैं। मुल्क का बोझ बहुत सारा इस तबके ने उठा रखा है। 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया गया है, जो कि ताजरों और थोक फरोशों और एक्सपोर्टर्स और प्रॉपर्टी टाइकॉन्स की मजमूई अदायगी से दुगना है। टैक्स निज़ाम में इंसाफ और मसावात के बारे में पहले भी सवालात थे, आज भी ये सवालात मौजूद हैं। हुकूमत टैक्स नेट में इजाफे की बात तो करती है, लेकिन तनख्वाहदारों पर बोझ को भी तस्लीम करती है, लेकिन शफाफियत के वादे भी करती है। लेकिन अमली तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे टैक्स सिस्टम की सुई वहीं है जहाँ पहले थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर आई टैक्स के बारे में क्या कहा था, याद कराते हैं आपको। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। अब ज़ाहिर फिस्कल स्पेस नहीं होगी तो रिलीफ भी नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं है, IMF की जानिब से भी हुकूमत से टैक्स इस्लाहात में इजाफे का ना सिर्फ मुतालबा किया जाता रहा है, बल्कि टैक्स नेट में इजाफे के लिए बहुत सारी तजावीज़ भी दी गई हैं। और तो और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि तनख्वाहदार तबके के अलावा दीगर तबकात को भी टैक्स में हिस्सा डालना होगा। मतलब बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। सुनिए वज़ीर आज़म ने क्या कहा। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है, लेकिन इसका जवाब आज भी हम तलाश कर रहे हैं। FBR लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल भी कायम करता है, सारा कुछ करता है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे हाथ भी डालता है, लेकिन मतलब कितना ही मुश्किल है। आप जो तारिक रोड कराची की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ उस कॉर्पोरेट ऑफिस के जितना टैक्स देते हैं उनका हिसाब लगा लीजिए। और तारिक रोड जो मार्केट है, वहाँ पे जितने ये वेडिंग वेयर और दीगर कपड़ों की बड़े बड़े शोरूम्स हैं, दुकानदार हैं, ज़रा डिज़ाइनर शॉप्स जो अपने आप को कहते हैं, आप इनका भी ज़रा हिसाब किताब खाता खोल के देख लीजिए कि इन यहाँ कितनों की यहाँ पॉज लगा हुआ है और कितने कैश में डील करते हैं और क्या निज़ाम है। सो पता लग जाएगा। सो हम कहाँ बहुत दूर कहाँ जा रहे हैं। आप लाहौर में शाह आलम मार्केट देख लें, आप कहीं भी देख लें, आप लिबर्टी मार्केट देख लें, आप फैसलाबाद में मार्केटें देख लें, एम्प्रेस मार्केट देख लें, आप जोड़िया बाज़ार देख लें, आप कुछ भी देख लें। सो या इसी सब पे बात कर लेते हैं ज़रा। आदिल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैलरीड क्लास अलायंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। ज़ाहिर कोई हैरानी की बात तो नहीं है, नए माली साल के पहले क्वार्टर की फिगर्स भी यही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदारी देते हैं। हुकूमत के वादों नारों के बावजूद आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आई है या मायूसी बढ़ी है? जी बिल्कुल आप भी समझ सकते हैं कि मायूसी तो बहुत शदीद मायूसी है इस वक्त, न सिर्फ अवाम में बल्कि तनख्वाहदार तबके में शदीद मायूसी है। इसलिए कि तनख्वाहदार तबके ने, आपने अभी देखा कि इस क्वार्टर के नंबर्स आए हैं जो बता रहे हैं कि 29% टैक्स यानी 130 अरब रुपए टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया, जबकि टोटल अगर हम देखें एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, इन सबको मिला के भी ज्यादा टैक्स दिया हमने। सिर्फ एक्सपोर्टर से देखें तो 3 गुना टैक्स एक्सपोर्टर से ज्यादा दिया तनख्वाहदार तबके ने। तो इसमें तो शदीद मायूसी है, इसलिए कि तनख्वाहदार तबका तो आपका वैसे ही पिसा हुआ है। आपने कोविड के बाद, कोविड में एक तो आप समझे एक तूफान आया और एक तूफान इसके बाद हुकूमत ने बर्पा किया जो टैक्सों को बढ़ा के इतना एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया। इतनी महंगाई के बावजूद तनख्वाहदार तबका जिस तरह गुजारा कर रहा है और उसमें ये टैक्सों की उन्होंने एक भरमार कर दी है, तो ये शदीद मायूसी के आलम में है इस वक्त। और वाकई ये एक परेशानी का आलम है जिसके लिए हम हुकूमत से बहुत ज़्यादा रिलीफ के मुंतज़िर हैं।
पिछले बजट में भी हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उल्टा टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो ये हमारे लिए एक वाकई अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, ये बताइएगा साहब के इन हालात में हुकूमत और कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वालों के दरमियान एक तफरीक कायम कर सकती है। तनख्वाहदारों के लिए फ़ाइलिंग आसान हो, सरकारी काम, जिसका उन्होंने दावा भी किया, सरकारी कामों में कोई तरजीही रवैया मिले, हमें कोई अलग लाइन हो, कोई इज़्ज़तदार ज़िम्मेदार टैक्स गुजार होने का एहसास हो। क्या कोई ऐसा इक़दाम या कोई ऐसी तब्दीली नज़र में है आपके, या फिर आपकी डिस्कशन हुई है? जी, ये तो देखें जो आप बात कर रहे हैं ना कि फाइलर नॉन फाइलर, जो टैक्स पेयर्स को एक रिलीफ होता है, एक प्रिविलेज होती है, एक इम्तियाजी सुलूक होता है, वो तो हर माशरे में होता है। हर मौजूद माशरे में टैक्स पेयर को एक इम्तियाजी सुलूक दिया जाता है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप दूसरे सरकारी ऑफिस में चले जाएं, टैक्स पेयर्स का एक अलग से एक स्टेटस को होता है। तो यहाँ तो अब अफसोस की बात है कि टैक्स देने के बावजूद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आप बड़े बड़े शहरों में जो सैलरीड क्लास की जो अक्सरियत है वो बड़े शहरों में है, और बड़े शहरों के हालात आप देख लें, ख़ास तौर पे कराची को देख लें, तो वो तो किसी अफ्रीकी मुल्क के शहर से भी बदतर हालात हैं। इस मुश्किल हालात में सैलरीड क्लास न सिर्फ ये कि गुजारा कर रही है, बल्कि हुकूमत को एक 30% पूरे टैक्स रेवेन्यू का, इनकम टैक्स का 30% दे रही है। ये बहुत बड़ा जिहाद है। लेकिन सैलरीड क्लास की अब जो है वो हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत को इस मामले में गौर करना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरे मुतबादिल ज़राए इख्तियार करने पड़ेंगे, क्योंकि सैलरीड क्लास के पास अब सकत नहीं है कि टैक्स दे सके। उसको फौरी तौर पे हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा और इसके लिए मुनासिब इक़दाम करने पड़ेंगे। शुक्रिया आपका आदिल इकबाल साहब, आप तो ख़ासे दिल बर्दाश्त हमें दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है जो हमने आपसे डिस्कस करना है। इंटरेस्टिंग क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये AI, चैट GPT, डीप सीक, ये सब हमारी ज़िंदगियों का भी अब हिस्सा बनती जा रही हैं। लेकिन इसके क्या रोज़गार पे असरात मुरतब होंगे, और मर्दों और ख़वातीन पे क्या यकसर इसके असरात मुरतब होंगे, या किसी पे ज़्यादा हो सकते हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, अभी AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने पर तो ये कहा जा रहा था कि AI लाखों अफराद की नौकरियां खा जाएगी, और अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी इस खदशे की तस्दीक करती दिखाई देती है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक पॉलिसी अपडेट में ख़बरदार कर दिया गया है कि AI के बढ़ते हुए इस्तेमाल और डिजिटलाइजेशन के फैलाव से मर्दों और औरतों दोनों की मुलाजमतों को फ़र्क पड़ेगा, महरूमी का सामना करना पड़ सकता है, मगर ख़वातीन पर तो इसका असर कहीं ज़्यादा होगा, ज़्यादा शदीद होगा। दुनिया भर में ख़वातीन की 27.6% मुलाजमतें AI से ख़त्म हो सकती हैं, या इनमें बड़ी तब्दीली आ सकती है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि काम की जगहों पर सिनफी इम्तियाज़ बढ़ सकता है, यानी इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि मुलाजमत के लिए मर्दों को औरतों पर तरजीह दी जाए। दिलचस्प बात यह भी है कि रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन ख़तरात के बावजूद डिजिटलाइजेशन ख़वातीन के लिए माशी शमूलियत के नए मौक़े भी फराहम कर सकती है। इट इज़ ऑलवेज़ up to how you adapt to that, to the change, and how you can change yourself, and किस तरह से आप अपने आप को इस तब्दीली और इस नए एनवायरनमेंट में ढालते हैं। इट हैज़ ऑल्सो गॉट टू डू विद दैट। इसी पे ज़रा बात करते हैं। निगहदाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन है UN मुशावरती काउंसिल की और एडवाइजरी बोर्ड ऑन AI की। बहुत शुक्रिया निगहत साहिबा। निगहत साहिबा, ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट बता रही है किस तरह से, कौन सी नौकरियां हैं जिनको ज़्यादा ख़तरा है, और किन बेसिस के ऊपर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि ख़वातीन इस AI के इनकलाब से ज़्यादा मुतासर होंगी? जी अब्दुल्ला, इसमें ड्यूरिंग AI UN के साथ भी जब हम ये बात कर रहे थे तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जिस पे हम लोग बात कर रहे थे वो ये थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो ग्लोबल साउथ है उसमें AI की जो इनोवेशन है उस पर ज़रा कम बात होगी, लेकिन जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा हैं, और उनमें ये ख़तरा जो था वो जॉब्स का था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल थी वो ख़वातीन थी। वो इस वजह से कि ऑलरेडी इन ममालिक में
में ख़वातीन की जो नौकरियां हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेवल पे नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को ही देखें तो 22 से 23% जो ख़वातीन हैं वो हमारी लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप उसको और खंगालें तो वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल लेबर फोर्स का हिस्सा है और वो कोई बहुत टॉप लेवल पे लेबर नहीं है। हमारी बहुत सी जो लेबर है ख़वातीन की वो इस तरह के शोबाजात से मुंसलिक हैं, जैसे क्लैरिकल जॉब्स हैं, ऑफिस असिस्टेंट्स हैं, डेटा एंट्री की पोजीशंस, सेल्स के हवाले से। तो ये जो नौकरियां हैं ये ख़तरे में पड़ सकती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में भी, जिनमें ऑटोमेशन और AI के जो टूल्स हैं वो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि एक और कन्वर्सेशन हमारी ये भी थी कि ख़तरात तो हैं, लेकिन आप उसको आपकी रेडीनेस क्या है एज अ हुकूमत या एज लाइक डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो रेडीनेस हमारी नहीं है। हम हमेशा डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन जब ये ऑटोमेशन और AI का जो इतना ये एक तरह से हाइप है और इनकलाब जो आ रहा है, उसमें ये बहुत तेज़ी के साथ जो बड़े एक्टर्स हैं वो इन टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे और बहुत इनविजिबिलिटी के साथ जो लेबर फोर्स है वो निकल जाएगी और वो पता भी नहीं लगेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो इस इनफॉर्मल लेबर फोर्स का होगा, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद है। अच्छा, अब इसमें क्या करना चाहिए? मतलब इसमें इदारों का किरदार है, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का किरदार होना चाहिए, इसमें हुकूमतों का किरदार होना चाहिए, इसमें इंडिविजुअल्स को अपने तय अभी से तैयार रहना चाहिए, कोई ऑल्टरनेट चीज़ें देखें, ढूंढें, अपने आप को इस बदलती हुई दुनिया के मुताबिक ढालें। इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए? अच्छा अब्दुल्ला, इसमें एक तो ये कि बहुत हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कोविड की। कोविड में बहुत से लोगों की जॉब्स गई थी, उसमें उन्होंने बहुत सी हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन दुनिया में फ़ौरन आ गए घर में बैठे हुए, क्योंकि मजबूरी थी, हमें पता था कि हमने एजुकेशन कंटिन्यू कैसे करनी है, हमने जॉब्स कंटिन्यू कैसे करनी है। अब उसी सिनेरियो को हमें इमेजिन करना होगा कि अब लोग वापस तो नौकरियों पे गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप बाहर के ममालिक में देखें, बरतानिया, अमेरिका, EU, यहाँ पे वो जो जॉब लॉस था उसमें ख़वातीन ज़्यादा मुतासर हुई थी कोविड के दौरान, और वो अभी तक कंटिन्यूस पीरियड है। हमें ये सिचुएशन इमेजिन करना होगी कि मौजूदा नौकरियां पाकिस्तान में ख़वातीन की क्या हैं। मैंने जैसे कहा कि दफ्तरी क्लर्क की जो क्लर्क के हवाले से, डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, रिटेल सर्विसेज, घर में बैठ के काम करना, सेल्स स्टाफ। अब ख़तरा ऑटोमेशन का ये है कि ये इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा AI टूल्स के ज़रिए से। तो हमें जो नई महारतें सीखनी है, बिल्कुल हमें नई महारतें सीखनी हैं। कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी ऑनलाइन कैसे होगी, ऑनलाइन आपका अगर सेल्फ चेक इन भी अगर होगा तो उसमें भी आपको ह्यूमन लूप चाहिए होगा, लेकिन वो महारत क्या होगी, आपकी डिजिटल फाइलिंग किस तरीके से होगी, लाइव सेल्स कैसे होंगी, ऑनलाइन कस्टमर डीलिंग कैसे होगी। तो ये तमाम वो महारतें हैं, मेरा नहीं ख्याल जिसमें हम लोग रेडी हैं या हमारे बहुत से लोग इस फील्ड में हैं। और वो जब तक आपकी रियासत ये आपके जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या आपके स्कूल्स या कॉलेजेस इनमें ये इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगी, तब तक लोगों को नहीं पता होगा कि हमने ये स्किल्स कैसे सीखनी है। अच्छा, जो AI का इस्तेमाल है वो अभी तक तो हम अपने स्मार्टफोन्स पे जो भी हमारे ऐप्स अवेलेबल हैं उनमें कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इफ़ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी इवन कॉर्पोरेट सतह पे या हमारी इंडस्ट्रियल सतह पे या हमारे इन सेक्टर्स में क्या AI उस तरह इस्तेमाल की जा रही है जिस तरह बाकी दुनिया के मुल्कों में इस्तेमाल की जा रही है? अभी इतनी उस तरीके से हमारे जो एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड आप कह लें या जो हमारी बाकी कारोबारी सतह पे उस तरह नहीं है, लेकिन जो आलमी दबाव है अब्दुल्ला वो बहुत ज़्यादा है। आप कैचअप कर रहे हैं बाकी दुनिया के साथ। अब वो कैचअप वाला मामला नहीं है AI के हवाले से, जहाँ पे आपके बिजनेसेस, आपके जो सेक्टर है इंडस्ट्री, उसको जहाँ पे फ़ायदा नज़र आएगा अपने प्रॉफिट का, वो फ़ौरन ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे और वो कैचअप कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी जो है ये AI ह्यूमंस को रिप्लेस करना शुरू कर देगा, लेकिन फुली रिप्लेस भी नहीं करेगा। जो हुकूमती
बड़ी सतह पे बहुत सी दुनिया में ये हो रहा है कि रेगुलेटरी चेक्स हैं कि आप ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही ह्यूमंस को रिप्लेस कर दें और अपने प्रॉफिट के लिए AI लेकर आए। हम AI पे मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते। आखिरकार वो मसनूई जहानत है, जो इंसानी जहानत है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ये एक कन्वर्सेशन है कि रेगुलेशन में ह्यूमन लूप हमेशा रहेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर AI को अपनाए, वो ह्यूमंस को मुकम्मल तौर पे उससे नहीं निकाल सकते, लेकिन ह्यूमंस को भी तो तैयार होना चाहिए। जाहिर है आप बेसिक सवालों के जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन लूप हमेशा रहेगा, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल क्वेरीज होती हैं और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज दरकार होते हैं जो एक इंसान ही उस वक्त सोच सकता है बैठ के। सो या हमने अपने आप को उस मुताबिक ढालना होगा। बहुत शुक्रिया आपका निगत साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो यू नो इट्स अप टू अस, इट्स अप टू यू कि हम किस तरह बदलती दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को चेंज करें, अपने आप को ज़रा यूज़ टू करना शुरू करें। AI के जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, अब तो बहुत कुछ है, चाहे वो तस्वीरें बनाना हो, विजुअल्स क्रिएट करना हो, डिफरेंट मामलों में असिस्टेंस लेना हो, मतलब कुछ भी, बीट एनीथिंग, आपको AI हर चीज़ में मदद फराहम कर सकती है। अपनी यूटिलाइजेशन आपको इस बदलती हुई दुनिया में कैसे करनी है, इस पे भी रिसर्च AI की मदद से ही की जा सकती है। सो यू कैन डू दैट टू। और अभी एक ब्रेक लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम आपको बताएंगे मैच के हवाले से। गुड मॉर्निंग वंस अगेन बाय द वे, जस्ट इन केस यू वंडरिंग वेयर इज हुमा इज नॉट हियर फॉर अ फ्यू डेज, सो वी विल बी विद यू, मतलब वी आर टुगेदर विद ईच अदर। @जियो पाकिस्तान TV हमारा एक्स हैंडल है, सो आप मुझसे, हमारी टीम से उस पर राब्ते में रह सकते हैं। सो हम अपनी गप्पे लगाएंगे ना, हुमा आ जाएंगी तो वो शामिल हो जाएंगी हमारे साथ। मैं देख रहा हूँ लाइव स्कोर, और आज तीसरा दिन है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 333 रन बनाए थे और अभी तीसरे रोज़ का खेल शुरू हो चुका है और 185 फॉर 5 साउथ अफ्रीका के लेटेस्ट स्कोर है और एक विकेट अभी थोड़ी देर पहले ही गिरी है। सो या दैट्स द लेटेस्ट, और हम इस पे ज़रा तफसीली बात भी करेंगे। पहले सेशन में पाकिस्तान ने विकेट ली ऑब्वियसली, और हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे। सो अभी 5 विकेटों के नुकसान पर साउथ अफ्रीका 185 रन बना चुका है। हमने पहली इनिंग में 2 दिनों में 333 रन बनाए थे, और हमारे जो बॉलर्स की कारकर्दगी है उस पर भी ज़रा बात कर लें। आसिफ आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की, शाहीन आफरीदी ने जो नए हमारे कप्तान भी हैं बाय द वे, उस पर भी हमने बात करनी है वनडे के, उन्होंने 1 विकेट हासिल की, और भी ये सूरत हाल रही। अभी हमारे पास अच्छा मौका है, इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। सैयद याह्या हुसैनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और भट्टी साहब हैं हमारे साथ, नहीं हमारे साथ सिकंदर बख्त हैं जी। सिकू वेलकम, अस्सलाम वालेकुम याह्या भाई, कैसे हैं आप? सो सिकंदर आप बताइएगा, अब तक जो पोजीशन नज़र आ रही है हमारे दूसरे और फैसला कुन टेस्ट की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अच्छी है? देखिए, मैं पहले भी आप कह चुका हूँ और उससे पहले भी मैं ये कह रहा था कि ये जो पिचेस बनती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो रिवायत बन गई है अब, और उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा टॉस जीतो मैच जीतो। तो ये टॉस जीतो मैच जीतो वाले पिचेस हैं, और जिसमें जो है पाकिस्तान की 50% तो उसी वक्त मैच जीत गया था जब वो टॉस जीता था। तो इस वक्त भी आप देख लें कि ब्रेक भी हो रहा है गेम, और जिसकी वजह से अब ये तो तीसरा दिन शुरू हुआ है। जब ये तीसरा दिन खत्म होगा, चौथे दिन सोच रहे हैं आप किस किस्म की सूरत हाल होगी। तो इस वक्त जो मैच है वो लीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान कितनी लीड लेता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अभी भी 146 रन की दरकार है, तो अगर हम 100 रन की लीड ले लेना अभी भी, और गिरते पड़ते ब्रेकिंग पर 200 रन कर लें, तो फिर हम तो मतलब कोई हमसे मैच नहीं कुछ जीत सकता, हम आराम से मैच जीत जाएंगे। इसलिए कि पिच की सिचुएशन ये है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सिकंदर, मुझे बात बताइएगा, हम अपने लिए जब ये इस अल्फाज इस्तेमाल करें कि गिरते पड़ते, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू। मतलब हम क्यों ये कहें कि जी गिरते पड़ते कर लें, हम सही से जीते? इसलिए कि हमारा देखें टेम्परामेंट नजर नहीं आ रहा। हमारा जो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि देखें, एक तो कह के मैं तो पिछले 2-3 साल से कह रहा था, मगर अब हर लड़का, जो लड़के से मुराद है कि वकार यूनुस हुए, वसीम अकरम हुए,
और हमारे अपने मेरे जो दो साथी हैं शहजाद और राशिद, हर कोई अब ये कहने लगा है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। कोई नहीं खेल रहा। अभी मैं क्लिप देख रहा था याया का ही शो शुरू होने से पहले, शायद इसने कल या परसों किया था, ये टेस्ट मैच से पहले किया था, जिसमें वो बता रहा था कि महराज की फिटनेस को चेक करने के लिए उन्होंने बोला जाओ क्रिकेट मैच खेलो और मैच खेलकर वापस आओ। तो ये चीजें तो हर दुनिया में होती हैं कि आपको क्रिकेट जो है वो मतलब कैंपों में और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर नहीं खिलाई जाती, वो खिलाते हैं आप मगर एक छोटे वक्फे के लिए। असल क्रिकेट जो प्रैक्टिकल है वो 4 रोजा क्रिकेट है। हमारा निजाम में जो सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हमारे टेस्ट मैच जब शुरू होता है तो उससे पहले हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं शुरू भी होती। तो हमें इसको सही और ये बात मतलब हम कब से कर रहे हैं, मतलब सालों से बात कर रहे हैं, और ये बात किसी भी ये इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि जब तक ये 4 रोज़ा क्रिकेट को नहीं तरजीह देंगे उस वक्त तक फिनेस नहीं आ सकती इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस में, इनके अपने खेल में। ज़ाहिर है तब सभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है, अक्रॉस द बोर्ड सबकी ये राय है, साबिका खिलाड़ी हो, मौजूदा खिलाड़ी हो, वेरी साबिका खिलाड़ी हो जैसे कि आप सिकंदर। सो या बट हम याया भाई आपसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हैं जो कल आप भी दे रहे थे कि साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंडिया तनाज़े में मामला ठीक तौर पर निपटाने में नाकामी पर डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल उस्मान वाला को पहले मुअत्तल किया था। अब उनकी जगह ही शायद मिसबाह आ रहे हैं। वनडे की कप्तानी रिजवान से लेकर शाहीन के हवाले कर दी गई है। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि वाइट बॉल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। कल इसका ऐलान हो सकता है। T20 में 2 से 3 तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। नसीम शाह और इरफान खान नियाजी की टीम में शमूलियत का भी इम्कान है। बाबर आजम का नाम भी ज़ेर गौर है। हालांकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ जारी है उसमें बाबर की परफॉर्मेंस खातिर खां नहीं है। ऑब्वियसली इस सब पे बात करते हैं। हम आज की परफॉर्मेंस पे तो सर्टली इसके आगे चल के बात कर लेंगे। या पहले आप ज़रा इंसाइट्स दें हमें, आपके पास आपने पहले ही हमें खबर दे दी थी कि मिसबाह आ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से मैं एक बात करता हूं कि जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट करता है, क्रिकेट बोर्ड को ये पता नहीं होता कि उनसे काम उन्होंने लेना क्या है। तो ये एक अलमिया है। और जहाँ तक मिसबाहुल हक की बात है तो मिसबाहुल हक की 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में है, क्योंकि मिसबाहुल हक जो हैं वो वक्त के साथ चलते हैं, हवा के साथ चलते हैं, यस मैन हैं, और ऐसे लोग किसी को बुरे लगते नहीं हैं। तो मिसबाहुल हक साहब के जो साहबजादे हैं फ़ाहमुल हक, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनके ऊपर तनकीद भी होती है और तनकीद वजह भी है, क्योंकि वो जिस फास्ट ट्रैक के साथ शामिल हो रहे हैं। माजी में अगर हम देखें तो पहले बेटे नहीं है मिसबाहुल हक के जो कि इस वक्त क्रिटिसाइज हो रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके बेटे खेल रहे हैं। यूनुस खान मुझसे कहते हैं कि यार अगर हम क्रिकेटर हैं तो हमारे बच्चे क्या क्रिकेट खेलना छोड़ दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ें, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है उसको आप फॉलो करें। तो क्रिकेट बोर्ड में आने वाले दिनों में भी बहुत सारी तब्दीलियां मुतवक्किल है। इस वक्त स्क्रीन पर आप उस्मान वाला साहब की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, इनको मौके बहुत मिले, लेकिन जब आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आप बजा तौर पर काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको खाली कुर्सी करना पड़ेगी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम कल भी ये बात कर रहे थे आया भाई कि प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है ज़ाहिर है, और एक प्रोफेशनल जो इन मामलात को समझता हो उसका एक अलग करियर पाथ होता है। मिसबाह साहब ने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट खिलाई है। क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के इन मामलात को, जिसमें बहुत ज़्यादा डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जिसका ताल्लुक शायद क्रिकेट से ना हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को मद्देनज़र रखता होता है, रीजनल हालात को मद्देनज़र रखना होता है, ज़रा आपको पॉलिटिकली भी डिसीजन एट टाइम्स लेने पड़ते हैं, तो क्या ये सब कुछ मिसबाह कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सिर्फ उनका पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन होना, सिर्फ उनका एक क्रिकेटर होना, ये बॉक्सेस को टिक करता नहीं है। लेकिन हमारे पास बिकॉज़ ये पोजीशन वैसी नहीं है ना। नहीं, अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि जिस माशरे में सब कुछ चलता है फिर वो माशरा ऐसा ही चलता है। एंड्रयू स्ट्रॉस इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन है, अब वो वहाँ के डायरेक्टर क्रिकेट माजी में रहे हैं। स्टीव एलवर्ती हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एसोसिएट रहे हैं, जनूबी अफ्रीका के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। तो ये मिसालें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। एक क्रिकेटर तज्जिया कर सकता है, एक क्रिकेटर जो है वो कॉम बॉक्स में बैठकर कमेंट्री कर सकता है, जो उसका काम है, जो उसका तजुर्बा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आना चाहिए क्रिकेटर्स को। अगर आप बात करते हैं डायरेक्टर इंटरनेशनल की, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप बाकी चीज़ों को किस तरह लेकर चलेंगे, कभी 2 कदम आगे जाना है, कभी आपने मसालेहत से काम लेना है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो मिसबाहुल हक, इसमें कोई शक नहीं है कि
पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे हैं और डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि आपने क्या उनको इसके लिए तैयार किया है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अभी असद शफीक को आपने नेशनल स्टेडियम कराची में लगाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के एक लकी क्रिकेटर हैं। वो खवातीन क्रिकेट की भी सिलेक्शन देख रहे हैं, आपने हाल देख लिया खवातीन क्रिकेट का, वो इंटरनेशनल टीम की भी सिलेक्शन देख रहे हैं। और कल मैं सिकंदर बख्शाम को स्पोर्ट्स फ्लोर पर सुन रहा था, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। एक जमाना था हमारी आधे दर्जन से ज्यादा सिलेक्शन कमेटी थी, उनमें से 3 सिलेक्टर कराची के थे, वो नेशनल स्टेडियम कराची में कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच नहीं देखते थे। तो ये जो इस वक्त चाय बिस्किट खाने वाले हमारे सिलेक्टर हैं, वो जनाब कायदे आज़म ट्रॉफी के सारे मैच जो हैं वो एबटाबाद और इस्लामाबाद में हो रहे हैं। जरा मुझे ये बताइए कितने सिलेक्टर जो हैं वो मैच देखने के लिए गए हैं? तो इसको आप अलमिया नहीं कहेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर का नाम आपको पता है, उनका नाम है अजीत अगरकर, जिनके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी कि वो सचिन तेंदुलकर के करीब होने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। लेकिन अब वो जब सिलेक्टर बने हैं ना अब्दुल्ला, तो वो सिलेक्टर बन के बहुत सारे लोगों के पसीने निकाल चुके हैं, क्योंकि बहरहाल उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आना चाहिए। करियर पाथ तो देखना, जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और डायरेक्ट ही उसके बाद फौरन ही विदाउट एनी ट्रेनिंग या विदाउट टेकिंग अ रूट, मतलब 6-7 साल किसी जगह पे लगाने के बजाय आप डायरेक्ट किसी बड़े ओहदे पे फाइज हो जाते हैं, तो फिर आप ऑन द जॉब लर्निंग कर रहे होते हैं, और ये हमेशा हमने देखा है नुकसानदेही होती है, ज़्यादातर नुकसानदेही होती है। बहुत कम लोगों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। So सिकंदर, what do you think about these changes? ये मिसबा आ जाएंगे, चलें और कुछ इधर उधर हो जाएंगी चीज़ें, उससे पहले भी हो चुकी हैं ये चीज़ें, इससे हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखो, मिसबा को पहले भी याद है मुझे, मेरे पास एक क्लिप पड़ी हुई है जिसमें मैं जो है तारीख गली में खड़ा हुआ और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है हमारी क्रिकेट को, मिसबा को 3 चीजें दी गई थी। वो सिलेक्टर था, कोच था और बैटिंग कोच था। वो थे, उनके साथ भी वही थे और उनके साथ फिर वही थे। हाँ, तो फिर ये मतलब ये हल नहीं है। मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये बोला कि अगर ये जो क्रिकेट बोर्ड आती है, इसके अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्रिकेट का ज्यादा नहीं पता होता, तो वो लड़कों को हायर करते हैं। यही लड़के जो इस वक्त हैं और पिछले दौर में थे, जिसमें वकार यूनुस भी है, मिसबा भी है, हफीज भी हैं, यूसुफ भी हैं, रज़ाक भी हैं, ये सारे लड़कों ने क्रिकेट बोर्ड में काम किया। यहाँ स्ट्रक्चर बनाओ। अब मैं स्ट्रक्चर को बनाने की जो बात कर रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर का देखेंगे कितना बड़ा कोलैप्स हुआ है कि हमारे पास एक 40 साल का लड़का डेब्यू किया है, 40 साल का, मुझे उस लड़के का पता ही नहीं और उसने अपने आप को प्रूव भी कर दिया, तो इससे पहले हमने उसे कभी क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये भी एक सवाल आता है। उससे पहले 1.5 साल पहले नोमान को अचानक उठा के लाए, साजिद को लाए और फिर पीछे बनाई और जीते। तो भाई आपके जो लड़के वहां बैठे हैं, यही अजहर महमूद जो कि कोच हैं, उन्होंने बैठ के बोला हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, वो कोच थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बाद में ये जब स्पिनर आ गए तो उन्होंने कहा देखें हमारे पास बड़े जबरदस्त स्पिनर है। तो हमारे यही लड़के जो क्रिकेट टीम के साथ होते हैं, क्रिकेट बोर्ड इन लड़कों को लेकर आता है ताकि वो उनको गाइड करें, और इन्हीं की वजह से क्रिकेट इस नहज पे पहुंच गई है कि हमारे पास नौजवान क्रिकेटर नहीं है। मुझे सख्त इख्तलाफ है इससे कि क्यों नहीं है, और उसकी जगह एक 40 साल का लड़का खेल रहा है। दैट इज वेरी अलार्मिंग। आप कहाँ से लड़के ढूंढ रहे हैं? और कल ही जो मैंने बात कही थी, कोई सिलेक्टर ग्राउंड पे नहीं जाता। एक कागज होता है जिसके ऊपर लिखा होता है अच्छा फलां लड़के ने 4 रन किए, इसकी ये एवरेज है, अच्छा भाई इसको सिलेक्ट कर दो। भाई आप देखें तो जाकर उसको, जब तक आप जाकर नहीं देखेंगे लड़के को कि वो बाकी अच्छा भी खेलता है नहीं खेलता, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ये बहुत बड़ा हाँ ये शॉर्ट। अच्छा, दूसरी चीज अभी याया ने बोली है कि जब एक लड़का रिटायर होता है उसको पहले किसी जगह लगाएं, छोटे मोटे काम करें। मैं बैंक में था, मैंने अपने डिपार्टमेंट को बोला कि जब मैं क्रिकेट छोड़ो, मैं ब्रांच में जाना चाहता हूँ, बैंकिंग सीखने जाता हूँ। जब मैं ब्रांच में गया तो मेरे ब्रांच मैनेजर, मैं एवीपी था, वो बेचारा 2nd ग्रेड ऑफिसर था, मुझसे बहुत नीचे था। उससे बोला सिकंदर भाई आपने सीखनी है बैंकिंग, जाए सबसे पहले कैश पे बैठ जाए, कैश करें, देखिए कैश किस तरह होता है, फिर हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। ये that's how it should be done. You know, हमने देखा है कि और दुनिया में हमारे सामने ऐसी जयसूरियां हैं, गौतम गंभीर हैं, दुनिया में हमने अपनी ये देखा है कि अभी लड़के खेल रहे होते हैं, उसके बाद क्रिकेट छोड़ते हैं और उन्हीं लड़कों के जो इनके वो कॉलीग्स रहे होते हैं उनके सेलेक्टर बन जाते हैं। या वी हैव सीन दिस एंड दिस इज नॉट बीन वेरी पहले तो मैं इंतहाई माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये जो बात हो रही है कि 40 साल का लड़का खेल गया तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी हो गई। मुझे ये बताइए कि एज जस्ट इज अ नंबर। आप अगर किसी को खिलाते हैं तो आप डिसिप्लिन देखते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं,
अगर आपने एज का ये फिनोमेना तय कर लेना है कि 40 साल का लड़का कैसे, यहाँ पे एंगल एक ये भी है कि इससे पहले इनको यूटिलाइज, ये तो अभी खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखें, मैं फिर आपसे यही कर रहा हूं, मैं फिर आपसे दोबारा से अर्ज कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात को मुकम्मल कर लें। देखें, हमारे पास जो बात हो रही है, एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, भाई इंतहाई माजरत के साथ ना डेटा है और इंतहाई माजरत के साथ ना नॉलेज है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, आप ये बात कर रहे हैं कि 40 साल का लड़का कैसे खेल गया, तो भाई ये जो 40 साल के लड़के हैं, फिर आप फंदे तैयार कर दीजिए, उनको आप जो है वो शमशान घाट पे भेज दें, उनको आप जो है कत्ल कर दें, उनको आप जो है फांसी पे चढ़ा दें, उनको नहीं खेले। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 35 साल के लड़के खेल रहे हैं, 37 साल के लड़के खेल रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं आप उनको? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करने की बात करते हैं, 70 साल के बाबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए, वो ठीक है। एक खिलाड़ी जिसने 2009 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, उसको मौका इसलिए नहीं मिला कि यासिर शाह खेल रहा था, उसको इसलिए मौका नहीं मिला कि सईद अजमल खेल रहा था, उसको मौका इसलिए नहीं मिला कि जुल्फिकार बाबर खेल रहा था, उसको मौका इसलिए नहीं मिला कि दूसरे स्पिनर खेल रहे थे। तो भाई अब उसका क्या कसूर है अगर उसको अब इस जगह पर आके मौका मिला, जब उसने 23 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया, आज वो 38 साल की उम्र में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। शान मसूद की ऐसी तैसी करके रख दी कि जी शान मसूद पर्ची है, शान मसूद जो है उसको पाकिस्तान टीम में होना नहीं चाहिए। 4 इनिंग में अब तक वो 3 हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुका है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया नहीं है अब्दुल्ला, आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख उठाकर देखें, जिन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए परफॉर्म किया, हनीफ मोहम्मद हो गए, यूनुस खान हो गए, मिसबाउल हक हो गए, शाहिद आफरीदी हो गए, शोएब मलिक हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, वसीम अकरम हो गए, इमरान खान हो गए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 का जीता, इमरान खान की उम्र 50 को कितनी थी? 42 साल की उम्र उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। एज जस्ट इज अ नंबर। तो इंतहाई माजरत के साथ फिर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई भाई जी सिकंदर भाई, अब हम आपस में नहीं झगड़ेंगे। नहीं झगड़ा नहीं है। देखो ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स है, इसमें फ्रेश लेग्स चाहिए होती हैं। अगर आपके पास अजमल था, आपके पास यासिर शाह था, आपके पास ये जितने भी नाम ले स्पिनर थे, ये क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स का काम था कि उसके साथ दूसरे लड़के को ग्रूम करते। ठीक है, कभी नहीं किया गया। आपको ग्रूमिंग करनी चाहिए ना। मैं तो इस बात का कह रहा हूं, ये सिकंदर शायद उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहे थे, ये कह रहे थे कि आसिफ जो है अगर वो 5 साल पहले आ जाते, जब हम 4 साल पहले ढूंढ रहे थे, तो मतलब 4 साल और हमें इनकी सर्विसेज मिल जाती। अब्दुल्ला एक और बात, आखिरी बात, आपने सरफराज को 3 साल बाहर बिठा के रखा एज अ रिजर्व विकेट कीपर, पानी पिला रहा था। आपने भी मुझसे सवाल किया था ये बात का कि ये पानी पिला रहा है। भाई उधर नौजवान बच्चे को क्यों नहीं रखा आपने अब विकेट कीपर ही नहीं है आपके पास। तो ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि 40 साल के नहीं, मैंने खुद सबसे पहले मिसबाउल हक को जब मैंने सेलेक्ट किया था, ही वाज 34-35, आई वाज द सेलेक्टर। झगड़ा पड़ा वहां पर तौकीर ज़िया साहब के सामने, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया। मैंने कहा वो इतने रन्स कर रहा है, उसकी उम्र सही है 34 साल है, 35 साल है, ऐसी कुछ थी, वो रन्स कर रहा है, तो मैं उसको लेकर आया था। मैं हमेशा फेवर करता हूं, मगर साथ में मेरा जो ये कहना है कि आपका सिस्टम इसलिए कोलैप्स हो गया है कि आप लड़कों को डेवलप नहीं कर रहे। हाँ, कि अगर किसी को मौका इतनी देर से मिल रहा है तो जाहिर है ये सिस्टम का फ्लॉ है। या आप ये बताइएगा, जो कप्तान की तब्दीली की बात हो रही है, रिजवान की बात कर लें, एज की उनकी भी बात होती है, आगे 27 में हमने वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन वो सुपर फिट हैं, लेकिन उनके अदर इश्यूज अब हमें नहीं पता रिपोर्टेडली क्या हैं। अगर आपके पास कोई खबर है तो दे दीजिए कि ये अचानक तब्दीली की ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, क्या वजह बनी? देखिए अब्दुल्ला, हमारे माशरे में इस वक्त जो इन्हितात की सूरत हाल है, हमने ये तय कर लिया है कि हर चीज में हमने मेख निकालनी है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो क्रिकेट बोर्ड ने राइट डिसीजन किया है रिजवान को कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाकर। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, क्या हो गया रिजवान को, रोहित शर्मा को कप्तानी से इंडिया ने हटाया, वो चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन थे, तो चले एज का इशू था। रिजवान के साथ तो ये इशू नहीं है, वो तो अगले साल जो है वो अपनी कुछ 34 या 35वीं सालगिरह का केक काटेंगे, फिट हैं, सुपर फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जो माइक हैसन ने वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद रिपोर्ट सबमिट की है, उन्होंने कहा मैं रिजवान के साथ नहीं जाऊंगा भैया, मुझे वो प्लेयर चाहिए जो टीम के लिए खेले, मुझे वो प्लेयर चाहिए जो टीम के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे। बाबर और रिजवान का यही मसला है, हम कई सालों से ये बात कर रहे थे, और हमें इंडिविजुअल खुद अपने पैनल में कितनी बार डिस्कशन कर चुके हैं इस पे। हमको 20 रन चाहिए, लेकिन जो टीम की जीत में किरदार अदा करें। ये बात अब जाकर लोगों को समझ आई है। और अभी विकेट कीपर की बात की सिकंदर बख्श साहब ने, मैं 25 विकेट कीपर के आपको नाम गिना देता हूं। आपकी वनडे टीम में जो है वो रिजवान के साथ सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर हसीबुल्ला होंगे। आपके पास T20 टीम में विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान आ रहे हैं, पत्ता साफ हो गया है मोहम्मद हारिस का।
आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में गाजी गौरी हैं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में रोहेल नजीर हैं जो टेस्ट टीम के साथ हैं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 टीम के विकेट कीपर है मिर्जा सादबेग। एक लंबी लाइन लगी हुई है, आप अगर उनको मौका देंगे, सैफ बंगश है आपने खुद अपने मुंह से कह दी अगर मौका देंगे, मैं यही सर है ना सर, मौका कैसे देंगे सर, मौका कैसे देंगे? अभी लेकर आ रहे ना, अभी ला रहे ना, नहीं अभी साथ रखते हैं, आप उनको साथ रखते हैं, आप किसी को डेवलप करना चाहते हैं उनको साथ रखते हैं। आपने सरफराज को 3 साल ड्रेसिंग रूम में बिठाकर पानी पिलाया, उसकी जगह कोई 17-18 साल का बच्चा होता तो जाहिर है वो ऑन द फील्ड ट्रेनिंग ले रहा होता, वो आज आपके लिए स्टार। अच्छा, अब आपको मैं गौरी आपकी इंटरेस्टिंग आपके लिए आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं। आपको पता है सरफराज के बारे में आप कह रहे हैं 3 साल आपने टाइम जाया किया उनको। अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का वो कराची से मैच खेले हैं, क्यों खेले हैं पता है आपको? इसीलिए कि उस्मान खान कैंप में चल गए, इसीलिए कि गाजी गौरी की उंगली जख्मी हो गई, इसीलिए कि मिर्जा सादबेग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। तो सरफराज अहमद ने विकेट कीपिंग की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर हैं। क्रिकेट के लिए तबाही नहीं है कि कराची में और विकेट कीपर नहीं है सर, अभी बताया तो मैंने आपको, विकेट कीपर अनफिट है, विकेट कीपर अनफिट है, मैंने बताया तो आपको 4 विकेट भी तो होंगे, अंडर 19 के और बच्चे भी तो होंगे। वैसे अगर 3 करोड़ की आबादी में हमारे पास ये 3-4 ही हैं तो फिर ये भी एक सवालिया निशान है, इस पे टेंशन होनी चाहिए कि कराची के अंदर 5 करोड़ की आबादी में एक विकेट कीपर नहीं है, तो आप सरफराज को खिला रहे। कम ऑन, मैं यही तो मातम कर रहा हूँ मैं यार, मैं यही मातम कर रहा हूँ कि पूरे माशरे का क्रिकेट का मसला ये हो गया है कि नौजवानों को लाने के लिए आपने सरफराज को खिला दिया। अच्छा चलिए सिकंदर, आप कल नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमारे जहन में ऑल्टरनेट थ्योरीज तो बहुत आती हैं ना, हमें वैसे ही अपने ख्वाब में कहीं लग रहा था। चलें कल बात कर लेंगे, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, बस एक कमेंट दे दें। सलमान इन वनडे एंड शाहीन इन T20, अगर ये दोनों इस तरह कप्तानी कर रहे होते तो कैसा होता? नहीं, जो है बिल्कुल ठीक है, जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, या कमेंट आ गया जी सिकंदर। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि माइक हैसन की वजह से लोग जो है लिख रहे हैं कि आकिब जावेद ने उसको हटवाया है या नफीस आपने नहीं। चलें ठीक, लेकिन अब जो है वो ठीक है और होपफुली आगे भी ठीक ही होगा। थैंक यू। आप दोनों जरा नाश्ता वाश्ता करें, आप शाम में फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे ठीक है। सो या अभी हम क्या करें, ब्रेक ले लें? नहीं, मैच चल रहा है, खबर है हमारे पास, तो हम मैच की भी अपडेट में ज़रा अपने यहाँ पे अपने फ़ोन पे स्कोर कार्ड देख लेता हूँ लाइव, तो वहाँ से ज़रा हमें अपडेट मिल जाती है। और हमारे पास एक और ख़बर है भाई, इस पे ज़रा आप बताइएगा आपकी क्या राय है। लाहौर के इलाके नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार नौजवान गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। मतलब अभी तो फरवरी भी नहीं आया है, अभी तो बसंत के लिए कुछ SOPs की भी हमने सुनाई खबरें पहुँची नहीं हम तक, लेकिन ये हादसा हो गया है। पुलिस के मुताबिक डोर फिरने से 21 साल के नौजवान की गर्दन कट गई। दीज आर वेरी, ये वो खबरें होती हैं जिनको बताना बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुश्वार होता है। ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा। आप सोचिए 21 साल का किसी का जवान बच्चा हो। मतलब हम चाहते भी हैं कि हमारी फेस्टिविटी, हमारी कल्चरल एक्टिविटी लाहौर शहर में वापस आए, लेकिन कुछ लोगों के इस कानून पर अमल दरामद ना करने से या लापरवाही करने से, और अभी तो पाबंदी है ना, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, किसी की बच्चे की जान चली जाए इस तरह, इसमें उसके अहल खाना का, उस बच्चे का क्या कसूर था जिसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। अहमद फराज बताइएगा। अहमद ये बताइए, ये अभी हमें याद है इतने अरसे से बसंत मनी नहीं रही है, ये गुड्डियाँ, डोरें, पतंगें ये अभी भी बन रही हैं? और पहले तो हमें पता है छापे वापे भी पड़ते थे, ये डोर कहीं से तो आई होगी ना जिसने इस बच्चे की जान ले ली? बिल्कुल, ये बन रहे हैं अब्दुल्ला, ये डोर भी बन रही है, गुड़ियां भी, पतंग भी बिक रही हैं। ये सारी पुलिस की जाली कार्रवाइयां हैं कि इतनी गुड़ियां पकड़ ली, इतनी डोर पकड़ ली। और ये देख ली, इतना दुखी वाकया हुआ है। बिल्कुल, आपने सुबह इतनी बुरी खबर ये मिलने को मिली। 21 साल का ये नौजवान बच्चा था, नुमान इसका नाम था, और ये मेडिकल रैप था बेचारा। ये अपनी जॉब से जो है वापस लेट नाइट वापस आया था, और ये जब आ रहा था तो अचानक इसको नवाकोट के इलाके में इसको गले पर डोर फिरी है और फिर इसकी डेथ वाकई हो गई। जख्मी हो गया बेचारा। ये जब इसको अस्पताल पहुंचा तो वहां पर भी इसका एक कजन फिर रहा था, यूसुफ उसका नाम था, वो भी मेडिकल रैप था। तो उसने इसको देख के पहचाना है कि इस तरह इसकी डेथ हुई है। तो ये मजंग का ही रियाची था, 21 की एज थी। और पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि जी पतंगबाजों और पतंगबाजों का क्रैक डाउन किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बेसूद है। और हमें उसके वर्षा ने ये बताया है कि पुलिस इसके वर्षा को प्रेशराइज कर रही है कि मीडिया को ना बताएं आप मीडिया को ना बताएं, हम मुलजिम पकड़ लेंगे। अगर आपने मीडिया को बताया तो फिर मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा, वो भाग जाएगा। यानी कि इस किस्म की फजूल बातों उनसे क्या कहा जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि जी मीडिया को बिल्कुल पता न चले, कहीं हमारी जो है वो, क्योंकि वज़ीर पंजाब जो है इसमें उन्होंने इस पर बहुत एक्शन
डिसीजन लिया था लास्ट टाइम में, आपको याद होगा कि फैसलाबाद में भी एक बहुत ही इसी तरह का अंदोनाक वाकया पेश आया था जिस पर वज़ीर बहुत नाराज हुई थी पुलिस के साथ, और वहां पर सीपीओ को उन्होंने हटा दिया था। और इस तरह का ये जो वाकया अब लाहौर में हुआ है, आप देखते हैं इसमें किसको हटाते हैं, किसी अफसरान को हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता, और क्या फैसला किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। ये बड़ा ही टफ डिसीजन होता है, ये क्या कोई फ़ैसला करे कोई हुक्मरान। अभी लिटरली हम सोच रहे थे और हम अंदर से खुश भी हो रहे थे कि यार चलो किसी SOP के तहत कोई बार कोड वगैरह की भी बात हो रही थी, इस तरह की केमिकल डोरें नहीं बनेंगी, नायलॉन की डोरों की इजाज़त नहीं होगी, और बसंत की फेस्टिविटी जो हमने अपने सारे बचपन देखी है। आज जेनजी तो इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन मिलेनियल्स और इन सबको पता है कि लाहौर क्या लाहौर होता था व्हेन बसंत यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड, और पूरी दुनिया से हमारा टूरिस्ट हब होता था लाहौर शहर। पीपल यूज्ड टू प्लान देयर ट्रैवल्स इन बसंत सीजन। लोग अपनी शादियां, अपने तकरीबात छोड़ देते थे एट टाइम्स रिश्तेदारों की कि वो बसंत पे यहाँ मौजूद हों। लेकिन जाहिर है इन हालात में जब, और ये खबरें पहले नहीं आती थी ना, पहले भी तो बसंत सालों से मनाई जा रही है, दिहाइयों से मनाई जा रही थी, लेकिन लोगों के गले नहीं कटते थे। लेकिन अब जब से ये धाती डोर और ये नासूर आया है सारे खेल में, जो खेल था एक्चुअली खेल के तौर पर लिया जाता था, इसने इस फेस्टिविटी को ख़त्म कर दिया, और इस मुकाबले की जो जुनून है इसने इस पूरे त्यौहार को ही सबोताश कर दिया। सो अगर अब कोई प्लान होगा भी तो वो कैसे होगा, ये सवाल सर्टनली हमारे जहन में आता है, और हम चाहते हैं कि हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज़ लाइफ। सर्टनली जब किसी की ज़िंदगी की कीमत की बात आएगी तो वो तो हर चीज़ से मुक़द्दम है, वो किसी भी खेल और किसी भी फेस्टिविटी से बढ़कर है ज़िंदगी। लेकिन अगर ज़िंदगियों को बचाते हुए और इस पे कानून साजी करके और किसी कंटेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको किया जा सकता है तो वाई नॉट, फिर किया जाना भी चाहिए। लेकिन इसमें हम भी तो कभी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे दें। मतलब ऐसी भी क्या जहालत कि हमें पता है कि ये धाती डोर है और इससे किसी की जान जा सकती है, लेकिन हम अपने 2 मिनट की पतंग उड़ाने की खातिर वो पतंग उड़ाएंगे और किसी का गला काट देंगे। मतलब व्हेन वुड वी लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू? हम कब ये डोर किसी ने हमारे ही मुल्क में बनाई है ना, ये डोर हमारे ही मुल्क में किसी ने ख़रीदी है, हमारे ही मुल्क में किसी बच्चे ने, किसी नौजवान ने, लड़के ने, लड़की ने, किसी अंकल ने, बुज़ुर्ग ने ये उड़ाई है, जिसकी वजह से आज 21 साल के एक बच्चे की जान चली गई, उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। तो हम हर चीज़ हुकूमत पर डाल दें कि मतलब क्या कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े पर शदीद इज़हार अफसोस भी किया है, इसका नोटिस भी लिया है, और लेट्स सी क्या कार्रवाई होती है और क्या SOPs अगर कोई प्रपोज प्लान है लेके तो उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो भी पाती है, नहीं हो पाती है। Yes, we love festivity and we would like Lahore to celebrate and come back to its glory of Basant, but not at the cost of anybody's life. So उसका कोई रास्ता निकल सकता है, ये भी देखना भी बाकी है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इस पर फौरी कार्रवाई का फ़ैसला किया है। सो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। कराची में टारगेट किलिंग के ऊपर नीचे वाक़यात हो रहे हैं और ये वाक़यात शहर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत से मुख्तलिफ हैं। टारगेट किलर्स फायरिंग करते हैं या फ़रार होते हैं। पीर को नागन चौरंगी में मजहबी जमात के 2 कारकुनों को कत्ल किया गया। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया, जिसकी FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल किया गया है। 10 रोज़ पहले भी इसी नौइयत का एक और वाक़या हुआ था, जिसमें एक शख्स को टारगेट किलिंग करके कत्ल किया गया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। टारगेट किलिंग में मुलव्वस 2 ग्रुप्स के मुलव्वस होने की निशानदही कर ली गई है। कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। अब ये कौन हैं लोग जिनको हिरासत में लिया गया है? इनका ताल्लुक़ किसी इंतहा पसंद ग्रुप से है, किसी जमात से है, क्या है? इंडिपेंडेंटली कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इंडिविजुअल सतह पर। राहील सलमान हमारे साथी हैं। राहील, बताइएगा, पुलिस कह रही है जी हमने तो पकड़ लिए हैं, क्या हक़ाइक़ सामने इब्तिदाई तफ्तीश में? अब्दुल्ला, देखें, शहर में एक काफ़ी अरसे के बाद जो है अमन अमान की फ़ज़ा ख़राब करने की कोशिश की गई और टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू किया गया। सबसे पहला वाक़या, जैसा कि आपने बताया, 9 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आया, जिसमें फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाबाक और दूसरा ज़ख्मी हुआ। इसी तरह 20 अक्टूबर को नागन चौरंगी के करीब वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद जान से गए, और इसी तरह 21 अक्टूबर को मंगोपीर के इलाके में फायरिंग का पेश आया, जिसमें एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ। इन तमाम तर वाक़यात की जब सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश शुरू किया और इससे पहले भी कुछ इंटेलिजेंस इतलात थी कि शहर में अमन अमान की फ़ज़ा को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, तो यकीनी तौर पे इंटेलिजेंस नेटवर्क मज़ीद फ़ाल हुआ। कुछ टेक्निकल सपोर्ट जो वो बढ़ाई गई, तो कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनकी पॉइंटेशन पर मज़ीद कुछ गिरफ्तारियाँ की गई।
सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि इन तमाम अफराद का ताल्लुक जो है वो 2 ग्रुपों से है जो कि शहर में टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, और ये टारगेट किलर्स पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है, वो टास्क पूरा करते हैं और वो फ़रार हो जाते थे। इसी किस्म की इतलात पहले भी थी कि कुछ अफराद मखसूस दिनों में आते हैं और उन दिनों में शहर में जो है वो कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है और उसके बाद वो अफराद जो है वापस यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उसी बुनियाद पर कार्रवाई की गई, कुछ अफराद को हिरासत में लिए गए। सिक्योरिटी इदारे इनको जो है वो बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि पड़ोसी मुल्क से आने वाले अफराद पर भी उन्होंने नज़र रखी हुई है और उन टारगेट किलर्स की भी निशानदेही कर ली गई है। कुछ अहम ब्रेक नहीं, तो ये जो लोग अभी पकड़े गए हैं ये गैर मुल्की हैं या गैर मुल्की लोग भी इस गैंग का हिस्सा हैं? देखिए, उनको जो सपोर्ट मिलती है वो गैर मुल्क से ही मिलती है, सरहद पार से मिलती है। पड़ोसी मुल्क से वो आते हैं यहाँ पर और अपना टास्क पूरा करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी है वो तमाम के तमाम पाकिस्तान नेशनल है, लेकिन उनको सपोर्ट जो है वो सरहद पार से मिलती है और वहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर अपना टास्क पूरा करते थे और 1 से 2 दिन के अंदर वो वापस उसी मुल्क पर फ़रार हो जाया करते थे। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही है और उन टारगेट किलर्स की भी निशानदेही कर ली गई है, उनको भी पॉइंट आउट कर लिया गया है और जल्दी पॉइंट आउट कैसे कर रहे हैं? ये क्लू जो एक दूसरे से जो इन्वेस्टिगेशन में जो क्लू मिल रहे हैं उससे पॉइंट आउट कर रहे हैं, या हमने देखा कल खबर के फेशियल रिकग्निशन इंटीग्रेशन जो कैमरे हैं वो भी अब काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने और कर रहे हैं और एक मुलजिम की गिरफ्तारी भी उससे मुमकिन हो पाई है। देखिए, टेक्निकली जो है ना पुलिस और शहर भर में जो है वो सिक्योरिटी इदारों में जो हालिया जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अब ये दौर है तो उसमें जो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे शहर में लाई जा चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। S4 का मंसूबा चल रहा है जिसमें न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि शहर के जो टोल प्लाजा हैं, जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट है, वहाँ पर भी कैमरे लगा दिए गए। जैसा कि आपने जिक्र करा कि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया, तो वो फेशियल रिकग्निशन की थ्रू ही गिरफ्तार हुआ। उसके 6 मुकदमात थे मुख्तलिफ किस्म के, गाड़ियाँ चोरी उठाने के, कार लिफ्टिंग के, और उसको जो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन के भी हवाले कर दिया गया है। इससे पहले का एक वाक़या मैं आपको बताऊं, स्कीम 33 में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया था जिसमें गाड़ी छीनते हुए एक नौजवान को फायरिंग करके हलाक कर दिया था और उसके बाद वो जामशोर की तरफ रवाना हुए। तो उन मुलजिमान को भी ये आइडिया था कि वो टॉल क्रॉस नहीं कर सकेंगे जामशोरों का, क्योंकि इतनी देर में पुलिस को वहाँ पर किला पहुँच चुकी होगी। उन्होंने मजीद हाईवे से ही एक और गाड़ी छीनी और जो गाड़ी पहले छीनी थी डबल केबिन गाड़ी, उसको उन्होंने वहीं पर ही जामशोर टोल प्लाजा से कुछ पहले वहाँ पर छोड़ दिया और वो अपनी दूसरी जो कार उन्होंने छीनी थी उसमें वो जा रहे थे। तो यकीनी तौर पर शहर भर में जो वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि क्राइम रेट को जो वो कम से कम किया जा सके। और पिछले 5 से 6 महीने के दौरान पुलिस हुक्काम भी ये दावा करते हैं कि क्राइम रेट में कराची में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमी आई है और इसको मज़ीद बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। रहा सवाल जो शहर में टारगेट किलिंग का है, तो उसमें भी तफ्तीशी इदारों को बहुत अहम ब्रेक थ्रू मिला है और अहम अफराद को जो हिरासत में लिया जा चुका है और उन्हीं की तफ्तीश की रोशनी में जो है वो टारगेट किलर्स भी पॉइंट आउट कर लिए गए हैं और जल्द ही जो है इसमें और मजीद ब्रेक थ्रू का इम्कान है, जो कि हालिया दिनों में जो बहुत शुक्रिया आपका जल्द गिरफ्तार हमें बता रहे थे कि पेशरफ्त हुई है और जो टारगेट किलिंग के वाक़यात थे उसमें अब कुछ गिरफ्तारियां हुई और उन्हीं की निशानदही पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई। ये अब केस मुकम्मल हल होने के करीब है और पुलिस की कामयाबी भी है सर्टनली। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। अब तक तो उनकी कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, उन्हें नहीं मुलाकात का वक्त मिल पा रहा। इतना हुआ कल कि एक रुकावट दूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब सूबे में एक ही सवाल हो रहा है कि सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला संभालने के एक हफ़्ते बाद किस तरह से आगे बढ़ना है। एक हफ़्ता होने को आया है मगर वो अभी तक काबीना नहीं तश्कील दे पाए और वो ये कहते हैं कि मुलाकात नहीं हो पा रही है तो इसलिए काबीना नहीं बन पा रही है। जितनी ताख़ीर हो रही है, तहरीक इंसाफ पहले ही आपको पता है ग्रुपिंग का शिकार है, इसमें ग्रुपिंग का तासुर मज़ीद मजबूत हो रहा है और लिटरली मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो वज़ीर आला हाउस में डेरे डाले बैठे हैं। हमारे जो साथी नुमाइंदगान पेशावर से रिपोर्ट करते हैं वो यही बताते हैं कि हर कोई
अपने किसी रिश्तेदार को या ख़ुद को या अपने किसी भाई को काबीना में शामिल कराना चाहता है और इसी शायद मुसीबत से बचने के लिए सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। पार्टी के बासर लोग जो हैं वो अपने बंदों को आगे लाना चाहते हैं। खैर ये एक मसला है, पार्टी के अंदर बहुत सारे गैर मुंतखब अफराद भी काबीना में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले के पुराने लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, तहम कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बानी PTI के पसंदीदा हैं। ये मामला भी ज़रा फंसा सा हुआ है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी बहुत छोटे छोटे मसलों में उलझ रहे हैं। नतीजे में सूबे और वफाक के दरमियान मसाइल कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों वाला मामला है ये अब खासा बड़ा हो चुका है। इसको इन्होंने नाक़िस करार दिया, कहा जी एक्सपायर्ड हैं गाड़ियाँ, जिस पर हुकूमत कहती है कि कोई गोली थोड़ी है, दवाई थोड़ी है जो एक्सपायर हो जाएगी। अपग्रेडेड गाड़ियाँ हैं, यही सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, वज़ीर दाखिला और दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान और इदारों के लोग हैं वो भी यही गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। खैर इस पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने सुहेल आफरीदी को एक मरतबा फिर आड़े हाथों लिया और उन्हें सुहेल बुज़दार का नाम दे दिया। वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी वो उन्होंने वापस करने का फैसला किया है और कहा यह गया कि ये गाड़ियां नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। जो 3 गाड़ियां पहले मरहले में डिलीवर की गई IG KPK को, वही गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे खड़ी है। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो तमाम सहूलतें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए वो इस गाड़ी में मौजूद है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। ये सुहेल बुज़दार लगाया गया है और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। जंग तो वो लड़ रहे हैं, आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं, ड्रामे करते हैं। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि मामला किस तरह हल होगा। शफ़क़त अयाज़ साहब मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, साबिक़ मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। शफ़क़त साहब, सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बने अब काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है कि उनकी अपनी कायद से मुलाकात की ख्वाहिश है, अभी पेंडिंग है, लेकिन इसकी वजह से काबीना का आपको पता है इंतखाब रुका हुआ है, सूबे का निज़ाम जाम रह सकता है। सो क्या इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है? पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है आपको कि हाँ जी हम तो एक रेजिस्टेंस का इस्तारा बने बैठे हैं और ये नहीं सोच रहे कि इसमें अवाम और सूबे का क्या नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सुहेल आफरीदी साहब को चंद ही दिन हो गए हैं कि वो चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन ख़ान साहब से उनकी ये मुलाकात कोई रस्मी मुलाकात नहीं है। ये पॉलिसी सिमत को तय करने के लिए और मशावरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लीडर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलें और काबीना जो है वो तश्कील दें, क्योंकि सुहेल आफरीदी जो हैं वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ख़ान साहब से उनकी मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात उनने करनी है। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को चाहिए, फेडरल हुकूमत को, कि वो CM साहब को जो है ना अलाव करे कि वो खान साहब से मुलाकात करे और काबीना जल्द से जल्द बन जाए। शफ़क़त साहब, तहरीक इंसाफ के नाक़िद समझते हैं कि इमरान खान से मुलाकात तो एक बहाना है, असल में पार्टी में ग्रुपिंग इतनी है कि काबीना सेलेक्ट करना उनके लिए वो हाल हुआ है। सो पार्टी में क्या इतनी ही ग्रुपिंग है कि वो अपने सर ये टास्क लेना नहीं चाहते? वैसे आइडियली तो वो वज़ीर आला हैं, वो ये कर सकते हैं, उन्हें ये करना चाहिए। देखिए, जमहूरी पार्टियों में इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है और हमारी पार्टी में भी इख्तिलाफ रखते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब बात आती है चेयरमैन इमरान खान की तो वहाँ पे सारे इख्तिलाफात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल आप देख लें कि जब सुहेल आफरीदी के हवाले से बात हुई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो ये पूरी पार्टी जो इस वक्त तक इंतशार में मुब्तला थी और आपको पता है कि हमारा वर्कर हमारे लीडर्स को नहीं मान रहे थे, हमारी लीडरशिप पे जो है वो कमेंट्स करते थे, बुरे अल्फाज उनके बारे में सुनाते थे। तो मेरे ख़्याल से जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का नाम अनाउंस किया तो पूरी पार्टी वो सारे इख्तिलाफात ख़त्म करके एक ही सुहेल आफरीदी पे वो मुत्तफ़िक हो गए। और आपने फिर देखा कि हमारे 92 में 90 वोट जो हैं
वो हमारे सीएम साहब को पड़े। तो यही पार्टियों में होता है कि एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, तनकीद बर्दाश्त भी करते हैं और तनकीद को पर्सनल नहीं लेते। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुहेल अफरीदी सूबे को बहुत अच्छी तरीके से चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए देख लेते हैं, और जाहिर है सब तवक्को भी और उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से मामला चलाएँ। शफ़क़त साहब, नए वज़ीर आला ने हस्ब तवक्को वफाकी हुकूमत के साथ अभी से, जैसे हम कहते हैं ना, महाजराई कर ली है। सो ये पुलिस गाड़ियों वाला मामला, फिर गंदम पॉलिसी, फिर हर चीज़ के ख़िलाफ़ बातें, बयानबाजी, सूबे के सरकारी अफसरान को भी नहीं बख्श रहे। अब इस तरह मामलात कैसे आगे चलेंगे? सरकारी अफसरान भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सो कैसे बात चलेगी? देखिए जी, बिल्कुल हमारे चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब ने वफाक के बारे में भी बातें की हैं और ये करनी भी चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यही वफाक जो है इसी सीएम को जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन कर रहे, उनको अडियाला जो है ना वो नहीं छोड़ रहे हैं, खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे हैं। तो ये कौन सी फेडरल हुकूमत है जो ये कहते हैं कि पूछ कर बताता हूँ? क्या प्राइम मिनिस्टर इस तरह कभी कह भी सकता है कि मैं पूछ कर बताऊँगा? तो देखें, फेडरल हुकूमत के बारे में उनका जो मौक़िफ़ है वही हमारा भी मौक़िफ़ है और हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। हाँ, उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान के बारे में बात की, वो उन्होंने कोई उनसे दुश्मनी की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी आइन की पामाली करेगा, आइन पे नहीं चलेगा, रियासती इदारों को चाहिए कि वो आइन पे चले। अगर कोई ऑफिसर जो है वो आवाम के बरखिलाफ़ फ़ैसले करता है तो ज़ाहिरी बात है उनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। और ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ हैं और ये खान साहब का विज़न है और चीफ़ मिनिस्टर जो है ना खान साहब के विज़न पे चल के जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अगर कोई चाहे वो हमारे अपने मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर वो आवाम के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा को कोई ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, चीफ़ मिनिस्टर हो, चाहे जो कोई भी हो, लेकिन अगर वो आवाम के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाएगा। और 8 फरवरी 2024 को जो चीज़ें इस खैबर पख्तूनख्वा में हुई है उसमें तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और इंशाल्लाह ये हम लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया शफ़क़त साहब। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जब भी कोई नया वज़ीर आला आता है खैबर पख्तूनख्वा में, हालांकि मुसलसल तीसरी मरतबा यानी कि हुकूमत है, गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा हो गया है, सो ऐसा लगता है कि पहले किसी और की हुकूमत थी और वो सारी चार्जशीट पिछले वाले को करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो परवेज़ खटब के बाद आने वाले महमूद खान साहब हों या फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर हों और या फिर अब सुहेल अफरीदी। सो हर कोई ये कहता है कि अब जो होगा ना अब ठीक काम होगा, हालांकि पहले से इन्हीं पार्टी की हुकूमत मुसलसल चली आ रही है सूबे में। सो दैट्स अनदर पॉइंट। अच्छा जी, आज है बुध और बुध का मतलब है केस नंबर 9। आपको पता है ना, वीकेंड का मतलब हमारे लिए पाकिस्तान आइडल हो चुका है और बुध और जुमेरात का मतलब है हमारे लिए केस नंबर 9। सो क्या बताएगा कामरान अपनी बीवी किरण को? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखने। इसकी कुछ झलकियाँ तो आपने देख ली होंगी। नवी किस्त है, लोग अभी से मुंतज़र हैं और जो कानूनी कार्रवाई है वो किस नहज पर पहुँची है, वो किस तरह आगे बढ़ती है। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पहलू ऑफ दिस ड्रामा सीरियल। आपको पता है किसने लिखा है? शाहज़ेब खानज़ादा ने। डायरेक्टर ने इसके वजहात 7 स्काई, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी की ये प्रोडक्शन है। सो देखना और फिर कल बात करेंगे इस पर। एंड दैट्स इट, वी विल सी यू टुमारो।